Hello and welcome all of you in the today's video lecture. Today we will discussing about the second topic of chapter second of history class 10th. The name of the chapter is nationalism in India और आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो मूवमेंट हुए हैं भारत में उनके ऊपर और उसके अंदर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को डिस्कस करेंगे जो 1920 में चला था, लेकिन उसके साथ कुछ और भी घटनाएं घटी थी तो उसको सीक्वेंस वाइज हम डिस्कस करेंगे। सो आपने ध्यान से इस वीडियो को देखना है। तो हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है, जिसके कारण डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, इनकम टैक्स लगा देते हैं अंग्रेज़ इंडिया पे और कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ जाती हैं, यानी कि कुल मिला के लोगों का खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन इसमें एक घटना और घटती है, जो ब्रिटेन है वो टर्की पे अटैक कर देता है और जो टर्की है टर्की के ऊपर ब्रिटेन जो है अटैक कर देता है। टर्की का जो सुल्तान होता है, जैसे कि आपको पिछले चैप्टर में भी समझाया गया था कि वो ओटोमन एम्पायर का सुल्तान होता है और सबसे पावरफुल मुस्लिम एम्पायर उस वक्त का ओटोमन एम्पायर होता है। तो जो टर्की का सुल्तान था, जो राजा था वहाँ का, उसको पूरी दुनिया के जो मुस्लिम थे वो अपना खलीफा मानते थे। खलीफा मतलब धर्मगुरु। तो इंडियन जो ब्रिटिश आर्मी थी में जो इंडियन मुस्लिम थे और दूसरे देशों के जो मुस्लिम थे वो टर्की के ख़िलाफ़ युद्ध लड़ने से मना कर देते हैं। लेकिन जो ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं और जो सरकार होती है वो मुस्लिम सैनिकों को ये प्रॉमिस करते हैं कि आप हमारा साथ दें, युद्ध में लड़ाई में लड़ें और टर्की के सुल्तान को हम कुछ नहीं कहेंगे, उनको बाइज्जत छोड़ देंगे। और इस प्रॉमिस पे जो मुस्लिम फ़ौजी हैं आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में थे, वो ब्रिटिश आर्मी का पूरा साथ देते हैं और ब्रिटेन जो है टर्की को हरा देता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और टर्की को हराने के बाद वो बड़ा अपमानित करते हैं टर्की के खलीफा को, सुल्तान को, और बहुत ज़्यादा उस पर कंडीशन लगा देते हैं, जिसके कारण जो मुस्लिम कम्युनिटी है पूरे वर्ल्ड में वो नाराज़ हो जाती है ब्रिटेन से। स्पेशली जब वो सैनिक युद्ध जीतने के बाद इंडिया वापस आते हैं तो उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो भी उन्हें नफ़रत से देखती हैं, जिसके कारण जो इंडिया के मुस्लिम हैं वो भड़क जाते हैं ब्रिटिश एम्पायर के ख़िलाफ़। और शौकत अली और मोहम्मद अली दो भाई होते हैं, वो ब्रिटेन के ख़िलाफ़ जो है खिलाफत मूवमेंट शुरू कर देते हैं। खिलाफत यानी कि खलीफा के सम्मान की रक्षा के लिए किया गया मूवमेंट, और बाद में ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पार्ट बन जाता है। तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद भारत में जैसे कि आपको बताया गया था कि एक खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, अभी बताया, और उसके अलावा महात्मा गांधी ने भी असहयोग ये जो सत्याग्रह चलाया भारत में, खेड़ा सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह, ये अहमदाबाद सत्याग्रह, और भी कई तरह के जो आंदोलन थे वो भारत में चल रहे थे छोटे छोटे। तो उनको कंट्रोल करने के लिए, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो इंडिया में महंगाई बढ़ रही थी उसके ख़िलाफ़ जो लोग आवाज़ उठाते थे, उनको कंट्रोल करने के लिए जो ब्रिटेन की सरकार है वो रॉलेट एक्ट लेके आती है इंडिया में, जिसके अंदर बताया गया था आपको कि जो किसी भी इंडियन को अंग्रेज़ बिना किसी कारण के जेल में डाल सकते थे, 2 साल की कैद उसे कर सकते थे बिना किसी अदालत में पेश किए, बिना किसी प्रोसेस के। तो उसके ख़िलाफ़ जो है रॉलेट सत्याग्रह चलता है गांधी जी की लीडरशिप में, और उसका विरोध किया जाता है। फिर इस रॉलेट एक्ट के ख़िलाफ़ जो सत्याग्रह था उसी का एक पार्ट होता है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में बैसाखी का मेला होता है, और वहाँ भी कांग्रेस के लीडर जो हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है इसी एक्ट के अनुसार, और उनको छुड़ाने के लिए यहाँ कुछ लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन जैसे जनरल डायर को पता चलता है वो अटैक करा देता है और वहाँ पर बहुत से लोगों को, बेकसूर लोगों को, निहत्थे लोगों को जान से मार देता है, जिसके कारण पूरा देश भड़क उठता है। और फिर भारत में शुरू होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या था कि अंग्रेज़ों को कोऑपरेट नहीं करना। जैसे कि एक बार गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेज़ हमें सिर्फ इसलिए रूल कर रहे हैं कि हम उन्हें रूल करने दे रहे हैं।
अगर हम कोऑपरेट ना करें अंग्रेज़ों को तो अंग्रेज़ इंडिया पे ज़्यादा लंबे समय तक जो है कंट्रोल करके नहीं रख पाएंगे। इसलिए वो क्या करते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करते हैं कि अंग्रेज़ों को कोऑपरेट नहीं करना, उनको टैक्स नहीं देना, उनके जो सरकारी अदारे हैं उनमें काम नहीं करना। तो इसी के ऊपर हमारा ये टॉपिक है, डिफरेंट स्ट्रेंड्स विद द मूवमेंट, कि मूवमेंट में अलग अलग एरियाज़ में कैसे ये मूवमेंट चला, शहरों में कैसा रहा, गाँवों में कैसा रहा, या जो प्लांटेशन वर्कर हैं उनके लिए ये आंदोलन कैसा था। क्योंकि पहली बार एक मास मूवमेंट इंडिया में हुआ था, तो लोगों को इतने बड़े मास मूवमेंट को चलाने का कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन्होंने किस तरह से इस मूवमेंट को लिया, इसके ऊपर ये हमारा टॉपिक है। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट यहाँ पर टॉपिक है। ये खिलाफत मूवमेंट ऑलरेडी चल रहा था और अलग अलग आंदोलन चलाने के बजाय महात्मा गांधी ने सोचा कि क्यों ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट में मर्ज कर दिया जाए। और इस तरह से जो अली ब्रदर्स थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, उनके साथ चलाए हुए खिलाफत मूवमेंट को भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ही पार्ट बना लिया गया। और इस तरह से इंडिया में एक बड़ा मूवमेंट शुरू किया गया। तो महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली और शौकत अली के मूवमेंट में इसे शामिल किया था, तो इसलिए तीनों उसके फाउंडर थे। जनवरी 1921 में ये मूवमेंट लॉन्च किया गया। कई सोशल ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। सोशल ग्रुप यानी कि शहरों में रहने वाले लोग, वकील थे, टीचर थे, स्टूडेंट थे, व्यापारी थे, किसान थे गाँवों के, या प्लांटेशन वर्कर थे। अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और ऑल इंटरप्रेटेड द मीनिंग ऑफ स्वराज इन देयर ओन वे। अब इसका क्या मतलब था कि इंडिया जो था वो मूवमेंट क्यों कर रहा था, पब्लिक को क्या बताया गया कि ये मूवमेंट क्यों किया जाएगा। तो वो किया गया स्वराज की प्राप्ति के लिए। स्वराज यानी कि अपना राज, स्वराज यानी कि अपना राज। पर आम लोगों के लिए ये स्वराज की मीनिंग अलग अलग थी, वो अलग अलग वे में स्वराज को ले रहे थे। तो वो कैसे था ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले मूवमेंट इन द टाउन्स। अब शहरों के लोग इस मूवमेंट को कैसे देख रहे थे और वहाँ पर क्या क्या घटनाएं घटती हैं। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल। सबसे पहले क्या होता है कि सरकार को कोऑपरेट नहीं करना था, तो सरकार के जो स्कूल होते हैं उसमें जाने वाले स्टूडेंट स्कूल जाना छोड़ देते हैं, उनके पेरेंट उन्हें वहाँ से हटा लेते हैं। हेड मास्टर एंड टीचर रिज़ाइंड। जो इंडियन लोग वहाँ पर हेड मास्टर या टीचर होते हैं वो भी रिज़ाइन कर देते हैं ताकि स्कूल बंद हो जाए अंग्रेज़ों के। क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन या ब्रिटिश जो एजुकेशन सिस्टम था वो सिर्फ इसलिए लॉन्च किया गया था कि इंडिया को एजुकेट करना उनका मकसद नहीं था, बल्कि वो इंडिया में एक ऐसे लोगों की फ़ौज चाहते थे जो अंग्रेज़ों को सपोर्ट करें और उनको सस्ते वर्कर या क्लर्क मिल जाएं। लॉयर गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस। अब जो अदालतों में काम करने वाले लोग थे उन्होंने अदालतों में जाना छोड़ दिया, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस करनी छोड़ दी। फॉरेन गुड वर बॉयकॉटेड। फॉरेन गुड का मतलब जो अंग्रेज़ यहाँ पर लाके बेचते थे उसका बॉयकॉट किया गया। और जो फॉरेन क्लॉथ थे स्पेशली, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लॉथ मार्केट पे ही अटैक किया था ब्रिटिशर्स ने, तो उसको जला दिया गया, जिसे बॉन फायर जलाई गई, जैसे कि कपड़ों की ढेरी लगा के या ढेर लगा के उसको जला दिया जाता था। तो बाइकआउट किया गया उनके सामान का। अब टाउन में बाद में ये मूवमेंट स्लो डाउन हो गया। एक बार ये पीक पे पहुंचा लेकिन ज़्यादा चल नहीं पाया। क्यों नहीं चल पाया कि अब ब्रिटिश कपड़े तो जला दिए, अब उसका अल्टरनेटिव था खादी, जो इंडियन क्लॉथ थे। तो खादी बहुत महंगी पड़ती थी क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता था, और जो ब्रिटिश क्लॉथ थे वो सस्ते थे। अब इंडिया जो है वो सस्ते की तरफ भागता था, ये आज भी ऐसा ही है। लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन। अब लोगों ने स्कूल छोड़ दिए या फिर जॉब छोड़ दी सरकारी, लेकिन उसके बाद क्या है, इंडिया में अब कोई अल्टरनेटिव नहीं था। इंडियन स्कूलों की बहुत कमी थी, और जो सरकार अंग्रेज़ों की थी तो सरकारी सिस्टम सारा उनके पास था। तो इंडिया के पास कोई अल्टरनेटिव ना होने के कारण इंडियंस के पास लोगों की जॉब चली गई, तो उन्हें फिर दोबारा अपनी उसी जॉब पे जाना पड़ा, जिस कारण ये जो आंदोलन था ये वहाँ पे स्लो हो गया। ज़्यादातर लोगों ने इस आंदोलन को शुरू में सपोर्ट जलियांवाला बाग मैस्केयर के गुस्से में किया, उसका खिलाफ जाने के लिए कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन धीरे धीरे वो गुस्सा लोगों का ठंडा होने लगा, क्योंकि उन्होंने अपनी डोमेस्टिक जो फैमिली नीड्स हैं उन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब कंट्री साइड के अंदर जो रेबलियन थे उसकी यहाँ बात देखते हैं। सबसे पहले कंट्री साइड क्या होता है। कंट्री साइड रूरल एरिया को बोला जाता है, गाँव का एरिया। तो गाँवों में इस आंदोलन को कैसे देखा जाता था। पीजेंट होते हैं लैंडलेस फार्मर्स, जो किसी दूसरे की ज़मीन पे खेती करते हैं।
तो जो पीजेंट हैं वो उनसे बेगार ली जाती थी, लैंडलॉर्ड उससे बेगार लेते थे और कोई उन्हें पेमेंट नहीं करते थे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ बेगार? बेगार ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें या तो किसी को उसके काम के पैसे ना दिए जाएं, या फिर इतने पैसे ना दिए जाएं जितने उसके बनते हैं, यानी कि जितने पैसे का वो हकदार है उतने उसे ना दिए जाएं, तो वो बेगार होता है। तो जो पीजेंट हैं लैंडलॉर्ड के खेतों पे काम करते थे, ज़मींदारों के खेतों पे, और उनसे बेगार कराई जाती थी, उन्हें ज़्यादा पेमेंट उसकी नहीं मिलती थी। तो कंट्री साइड के लोगों ने वहाँ पर, यूपी की यहाँ बात हो रही है, अवध जो है उत्तर प्रदेश का ही पुराना नाम है, तो वहाँ पर एक धर्म स्पिरिचुअल हेड होते थे बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने अवध किसान यूनियन या अवध किसान सभा बनाई थी, जिसमें किसानों को यूनाइट करना इसका मकसद था। और उन्होंने डिमांड क्या की कि जो बेगार सिस्टम है वो ख़त्म हो जाए, उसका अबोलिशन हो जाए। और कई लोग जो थे उन्होंने जो गांधी जी के आइडियाज़ थे नॉन वायलेंस का, सत्याग्रह का, उसे मिस इंटरप्रेट किया, यानी कि उसका जो मीनिंग गांधी जी ने बताया था उसके अलावा कुछ और ही मीनिंग उसका वो निकालने लगे। तो इस तरह से जो है अलग अलग दिशा में भागते रहे इंडियंस, लेकिन फिर भी एक बड़ा मास मूवमेंट था। अब प्लांटेशन, स्वराज इन द प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब है प्लांटेशन वर्कर्स, जैसे कोई चाय के बागान, अंग्रेज़ों ने इंडिया में आके चाय की खेती शुरू की थी, या दूसरे एरियाज़ में जंगलों में पौधे लगाए गए, पेड़ लगाए गए, तो वहाँ पर जो लोग काम करते थे उनकी यहाँ बात हो रही है। तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में, अंडर विच प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द फील्ड, कि जो प्लांटेशन वर्कर हैं, जो लोग अंग्रेज़ ठेकेदारों के प्लांटेशन फील्ड में काम करते हैं, वो बिना परमिशन के वो काम छोड़ के नहीं जा सकते, वो खेत छोड़ के नहीं जा सकते, उन्हें वहीं रहना होगा, अपने घर भी जाने की परमिशन नहीं होती थी। तो 1859 से ये केस चल रहा था, और अगर कोई जाने की कोशिश करता था तो उसे पुनिशमेंट मिलती थी। लेकिन फिर क्या होता है कि जो वर्कर होते हैं वो स्वराज या इस आंदोलन को मिस इंटरप्रेट करते हैं, और वो स्वराज को गांधी राज बोलते हैं, कि वो ये कहते हैं कि अब भारत का जो हेड है वो अंग्रेज़ नहीं रहे, बल्कि गांधी जी अब भारत के हेड बन गए। और वो क्या करते हैं, इस एक्ट को वायलेट कर देते हैं कि अब हमें कोई रोकने वाला नहीं है, अब हम घर जा सकते हैं। और बाद में उन्हें पुलिस पकड़ लेती है और उनकी पूरी तरह से पिटाई कर देती है, यानी कि उनके ऊपर टॉर्चर होता है। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट। तो फरवरी 1922 में जो है खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल ही रहे थे। तो फरवरी 22 में गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। नेक्स्ट स्लाइड में बताया जाएगा कि उसका मेन रीज़न क्या था, लेकिन यहाँ पर एक था कि जो गांधी जी थे उन्होंने देखा कि इंडियन जो हैं यूनाइट होकर नहीं चल रहे आंदोलन में, और वो नॉन वायलेंस अपना रहे हैं, क्योंकि गांधी जी ने कहा था सच के लिए लड़ना और एक सही मकसद के लिए लड़ना, और उसके अलावा जो है नॉन वायलेंट तरीके से लड़ना। लेकिन इंडियन कई केसेस में वायलेंट हो जाते थे, और अलग अलग कारणों से इंडियन जो थे आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इस तरह से यह आंदोलन एक सही दिशा की तरफ नहीं बढ़ रहा था। तो गांधी जी ने सोचा कि कोई मूवमेंट चलाने से पहले इंडियंस को ट्रेंड करना ज़रूरी है, उनको बताना। लेकिन फिर भी ये मूवमेंट यूज़लेस बिल्कुल भी नहीं है। इस मूवमेंट को 1922 फरवरी में गांधी जी ने विदड्रॉ कर लिया 2 साल चलने के बाद, और जिसका कई लोगों ने इंडिया के विरोध भी किया। खैर बाद में यह आंदोलन जो है फिर भी अपना ही छाप छोड़ गया इंडिया के इतिहास पे। अब इस आंदोलन को विड्रॉ क्यों किया गया? तो उत्तर प्रदेश जो आजकल है, इसे अवध और यूनाइटेड प्रोविंस 2 नामों से जाना जाता था। इसके बिहार वाली साइड में चौरी चौरा नाम की एक जगह थी, जहाँ पर एक घटना घटती है। वो घटना क्या थी कि वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन जो है, पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पर लोग पीसफुल मार्च निकाल रहे होते हैं इस जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए। और वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ के लोग जो हैं पुलिस वाले, वो उस पीसफुल मार्च पे लाठीचार्ज कर देते हैं, और वहाँ के लोग भड़क जाते हैं और वो पुलिस वालों पे अटैक कर देते हैं, और पुलिस स्टेशन में आग लगा के उन पुलिस वालों की हत्या कर देते हैं। 22 पुलिस वाले उसमें जिंदा जल के मर जाते हैं। और जब तक ये गांधी जी तक बात पहुँचती है तो गांधी जी को बहुत आघात लगता है कि वायलेंस होगी, नॉन वायलेंट तरीके से हमने आंदोलन चलाना था। और यहाँ पर एक और था कि अंग्रेज़ों का मौका मिल जाता है इंडियंस पे अटैक करने का, जलियांवाला बाग मैस्केयर की तरह। तो गांधी जी को लगा कि अंग्रेज़ यहाँ पर लाशें बिछा देंगे, खून की नदियाँ बहा देंगे, तो लोगों की जान बचाना भी ज़रूरी था। तो इसलिए लोगों के वेलफेयर के लिए, उनकी वेल बीइंग के लिए गांधी जी ने देखा कि ये वायलेंट होता जा रहा है आंदोलन, तो इस आंदोलन को विदड्रॉ करना उचित समझा।
लेकिन फिर भी इंडिया के इतिहास में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा और यहाँ पर लोगों ने पहली बार यूनाइट होकर एक आंदोलन किया। हिंदू मुस्लिम हर कास्ट के लोग और हर कम्युनिटी के लोगों ने यहाँ पर आंदोलन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाल गंगाधर तिलक का आप सबने नाम सुना है। ये फर्स्ट लीडर थे जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में शामिल थे। ये गांधी जी से पहले थे कांग्रेस में। और 1 अगस्त 1920 को जिस दिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फॉर्मली अनाउंस किया गया था, उसी दिन इनकी डेथ हुई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपने याद रखना है। तो इस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ऊपर आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना ही था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे ये डाउट क्लियर कर सकते हो। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैप्पी लर्निंग।